नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर आज के समय में पिछले कम से कम एक महीने में आपने देखा होगा आखिर पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां क्यों टूटती हैं, ऐसा क्या हो जाता है, क्यों ऐसा लगता है कि एक जब शुरू होता है तो ये चेन सी बन गई है और सभी जो हैं अपने पॉलिटिकल करियर में ये ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं कि पार्टीज़ के लोग जो हैं वो कभी एक ग्रुप इधर निकल गया, कभी दूसरा ग्रुप इधर निकल गया और ब्लेम किया जाता है किसी एक पार्टी को। अब इसको समझने से पहले ये बात आप क्लियर कर लीजिए, अगर आप पॉलिटिकली एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल क्रैक जो आता है, जो टूटती हैं पार्टियां, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार हो रहा है। इससे पहले भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे दौर आए हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो टूटी हैं और छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं या बड़ी पार्टियों में छोटी पार्टियों का विलय हुआ है। याद करिए, जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में हुआ करती थी इंदिरा गांधी के समय में, इवन नेहरू जी के समय में भी, तब भी जो नेता किसी एक बड़े नेता से सेटिस्फाइड नहीं होता, उस पार्टी को तोड़ के वो अपनी अलग पार्टी बना लेता था। जैसे टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये कभी कांग्रेस से ही बनी हुई पार्टी है। एनसीपी है, ये भी कांग्रेस से ही बनी हुई पार्टी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्षेत्रीय दल हैं जो बड़ी पार्टियों से बनके मतलब निकले हैं। और अगर विलय की बात करूं तो जनता दल जैसा जो एक बना था दल, ये सबको विलय करके बना था। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने के बाद जब सरकार बनी थी जनता दल की सरकार, तो उस समय बहुत सारे नेताओं ने अपना विलय कर लिया था एक बड़ी पार्टी में। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल आपको पैटर्न दिखेगा हमारी भारतीय राजनीति में। तो इसीलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो विलय करने के लालायित है या फिर दूसरी पार्टी तोड़ के वो अलग अलग पार्टी अनाउंस कर रहे हैं अपनी। देखिए, अब आते हैं आज के सिनेरियो पे। अब समझ गए आप, पीछे जो है हिस्ट्री में हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। आप उठाएंगे, सर्च कर लीजिएगा एक टॉपिक कि कौन कौन सी पार्टी जो है वो कांग्रेस से निकली है या बनी है अलग अलग समय पे, तो आपको नेताओं के नाम और पार्टीज दिख जाएंगी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज के समय में अगर हम देखें, जैसे टीएमसी है, टीएमसी से भी पीछे, थोड़ा पीछे अगर हम जाएंगे तो आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। तो शिवसेना टूटी थी जिसमें शिंदे ग्रुप अलग हो गया और यहाँ पर उद्धव ग्रुप दो हो गए। शिवसेना नाम के लिए भी जो वर्ड के ऊपर वॉर थी वो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के अंदर गए थे। यहाँ पे स्मार्टली आपको मैं बताऊंगी अब जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो क्यों हुआ बताती हूँ मैं आपको। देखिए, एक हो गया, फिर उसके बाद जो है आप इसमें ले लीजिए जो वेस्ट बंगाल में हुआ, टीएमसी में टूट गए और उसमें भी 50-50 से भी ज़्यादा है, जो 60% विड्रॉ कर गए मेंबर्स पार्टी के। उन्होंने एक्चुअली अपनी पार्टी अलग ही अनाउंस कर दी। एक दूसरी पार्टी जो लोकल पार्टी, उसमें उन्होंने विलय अनाउंस कर दिया है। बाकी बचे हुए पार्टी के जो भी एमएलए हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं या फिर उन सुनहरी फूट पड़ सकती है। और आज जो लेटेस्ट न्यूज़ आई वो थी कि जो उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी बनी, जो शिवसेना टूटी और उद्धव ठाकरे के हिस्से में जो पार्टी है उसके भी एमएलएज या उसके भी मेंबर जो है उसमें भी फूट पड़ गई है। यानी जो बची हुई थी उनके पास उसमें भी फूट पड़ गई है और वो जो है अलग या तो चले जाएंगे, किसी और पार्टी में विलय कर लेंगे या अपनी पार्टी अलग बना लेंगे। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आज संजय राउत ने भी बहुत कैमरा पे गाली वाली दी, अपशब्द बोले, जो कि एक सभ्य समाज में या कहें सोशल कैरेक्टर के लिए बिल्कुल गलत बात है। और कम से कम ऐसे आपके पार्टी के मेंबर्स को अगर आप गाली देते हैं तो जो चांस होता है ना कि वो वापस आ जाएंगे, वो भी चला जाता है। तो वो तो अपनी पार्टी को खुद ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी के केस में भी है कि उनका फ्रस्ट्रेशन जो, या फिर उनके जो भी उनके साइड में जो नेता हैं वो दूसरों को गालियां दे रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, तो इससे जो जिसको कन्विंस करना आपको रोकने के लिए, उसी को आप रीजन दे रहे हैं कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैं क्यों रुकूं। अब इसमें बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, तो उसके चलते ये कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी में भी फूट पड़ सकती है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं इनमें एक अलग पैटर्न और पहले पार्टियों का जो पैटर्न था टूटने का, उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, पहले टाइम में जो था, जब ये टूट फूट होती थी तो उस टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया गया था ताकि दल बदल ना हो। इससे क्या थी, पार्टियां कम टूटने लगी थी जब ये लॉ आ गया था। स्टार्टिंग में तो भाई एक एक ऐसे भाग जाते थे जीतने के बाद, तो वो बेनिफिट उठाते थे। जब एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, यानी दल बदलू जो कानून है वो सख्त हो गया, दल बदलने पे आपके बेनिफिट चले जाएंगे जब आप जीते हैं वो उस पार्टी के झंडे के नीचे, तो उसकी वजह से कम हो गया। लेकिन आज का पैटर्न बिल्कुल अलग इसलिए हो जाता है पहले वाले से कि एंटी डिफेक्शन लॉ को क्रैक करके, यानी उसका उल्लंघन किए बिना ये पार्टियां टूट रही हैं। अब वो कैसे हैं, देखिए, अगर एक पार्टी के अंदर 100 सदस्य हैं, यानी 100 एमएलए हैं, उसके पे हम स्टेट लेवल पे ले रहे हैं, 100 एमएलए हैं, तो जो एमएलए हैं वो 2/3 मेजोरिटी से बाहर चले जाते हैं। अब 2/3 होते ही तो क्या होता है, आपके एंटी डिफेक्शन लॉ से आप बच गए, दल बदलू कानून में आपके लिए सजा है ही नहीं। यानी आप या तो अलग से अपना
एक पार्टी बना सकते हैं या आपने किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हो, और आपकी जो जीती हुई सीट है वो हमेशा आपकी रहेगी, मतलब हमेशा, मतलब जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं आता। ये बड़ा डिफरेंस है। अब आज जो है इसी बात पे बहस हो रही है कि पार्टियां इतनी टूटती जा रही हैं, इतने ब्रेक हो रहे हैं, एक बार टूटी 2 हिस्से हो गए, अब वो दूसरे हिस्से में फिर टूट गई, तो यानी कि अस्तित्व की लड़ाई चल रही है अभी। और अब ये इतना सीरियस हो गया है कि अब जो विपक्षी नेता हैं वो सरकार के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हैं। सरकार का मतलब है जो पार्टी सरकार में रूल कर रही है, तो अभी जो है वो बीजेपी रूल कर रही है, तो सब बीजेपी के ऊपर ऐसे ब्लेम करते हैं कि भी मिशन लोटस चल रहा है और पता नहीं कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, ऐसे ही मिशन हैंड चलता था पहले कांग्रेस के ज़माने में, मतलब ऐसे एलिगेशन लगते रहते हैं। प्रलोभन दिए जाते थे, फायदे के लिए पार्टियां तोड़ दी जाती थी, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो पार्टी के अंदर, और हाँ ये तो बहुत फनी चीज़ वो थी कि भाई हमारी पार्टी में रहे, माँ की कसम खाई, इसकी कसम खाई, और फिर भी वो चले गए। तो आज मैं एक डायलॉग सुन रही थी, आई वॉज फीलिंग लाइक कि दिस इज सो चाइल्डिश। फिर अच्छा एक और पार्टी टूटी थी जिसका आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ, भाई कानून पेच जानने वाले लोग, पढ़े लिखे चश्मे वाले लोग, दैट राघव चड्ढा जी, ठीक है, मतलब पढ़ाकू टाइप लगते हैं वो, अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, चश्मे पहनते हैं ना तो थोड़े से ऐसे लगते हैं भाई नॉलेज है, और वाकई में है भी, क्योंकि अब वो कितनी है, कहाँ है, कब यूज़ होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़े लिखे तो है ही। तो उन्होंने अपनी कानूनी सलाह मान के उनका भी जो उन्होंने पार्टी छोड़ी वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी कि जितने एमपी थे, टोटल एमपी का 2/3 नंबर। तो ये ध्यान रखिए, अगर एमएलए के लेवल की पार्टी टूटती है तो वो एमएलए का 2/3 यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। अगर एमपीज में फूट पड़ती है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो एमपी यानी पार्लियामेंट के अंदर 2/3 उसकी पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर अलग हुए तो ही आप एंटी डिफेक्शन लॉ से बचते हैं। तो आजकल भाई पॉलिटिशियन पढ़े लिखे और स्मार्ट हो गए हैं। वैसे बताऊं तो पॉलिटिशियन स्मार्ट हो ना हो, भाई उनके पास जो वकीलों की सेना होती है ना, उनके जो एडवोकेट्स होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं ना, आज के समय में सब सलाह लेके ही करते हैं। आप बाकी ड्रामे वो अपने दिमाग से करते हैं, बाकी और नकली चोट या फिर हाय हाय या फिर किसी तरह के नारे देना या झूठे एलिगेशन, वो पॉलिटिशियन का दिमाग होता है। लेकिन जहां पर ये कानूनी दांव पेच आते हैं वहां पर हमेशा इनके पास कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब बात आती है कि आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी पार्टी के टूटने के। देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आज के पॉलिटिक्स में बहुत रेलिवेंट है। ये सब जो आर्ग्यूमेंट मैं आपको बता रही हूँ टू द पॉइंट, ये सब अपनी आर्ग्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हैं जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में किसी आर्ग्यूमेंटल क्वेश्चन का अपना तर्क देना चाहें, अपना आर्ग्यूमेंट देना चाहें। तो इसमें पहला कि जब किसी पॉलिटिशियन की आवाज़ हाई कमान या बोलेंगे सबसे ऊपर बैठे हुए नेता तक नहीं पहुंचती, एक बार नहीं पहुंची, 2 बार नहीं पहुंची, और लगातार जब ऐसा होता है तो वो नेता कद्दावर होने के बाद उसको पता होता है कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही, पर मैं पोटेंशियल रखता हूं और मेरी इज्जत, मतलब मुझे सही महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा या मेरी बात का महत्व नहीं समझा रहा, उसका जो है वो अभिमान जाग जाता है, स्वाभिमान जाग जाता है उसका। आप कोई भी इमोशन कह लीजिए, वो मतलब विरोध में आ जाएगा। उससे क्या होगा, वो उस पार्टी को छोड़ देगा, और अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा छोड़ता है अपने ग्रुप में छोड़ता है। तो जो भी उसके जानने वाले होंगे जिनको पता है कि भाई हम भी इन्हीं के भरोसे हैं या इनके साथ के हैं या ये हमारे नेता हैं, ऊपर सबसे ऊपर की चोटी पे नहीं बल्कि जो ग्रुप होता है उसमें वो बंधे हुए हैं, लॉयल्टी एक्चुअली कह सकते हैं। तो वो कारण होता है। जैसे शुभेंदु अधिकारी जी ने टीएमसी छोड़ी थी और आज वो सीएम हैं वेस्ट बंगाल के, उनका कारण ही ये था कि भाई मेरी बात ही नहीं जब टीएमसी में सुनी जाती तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ। और देखिए रिजल्ट क्या हुआ। खैर ऐसे ही हेमंत बिस्वा जी का भी एक केस है जिसमें ही रियलाइज की भाई यहाँ तो एक पोटेंशियल वाले लीडर की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता है। जैसे वो राहुल गांधी जी का वो हमेशा एक एग्जाम्पल बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस तरह से वो कुत्ते ने जो बिस्किट खा लिया या ले लिया उसी प्लेट से जो है बाकियों को दे रहे हैं। तो मतलब इट्स अ ग्रेट इंसल्ट आई मस्ट से। मुझे भी बहुत गंदा लगा था भाई कि तुम एक कुत्ते को और एक अपने पार्टी के मेंबर को या एमएलए को या एमपी को उसी की प्लेट से खिला रहे हो, तो भाई तुम कुत्ते के समान अपने नेताओं को मानते हो। मतलब ये फीलिंग तो आई जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक टकराव होता है, एक पोटेंशियल रखने वाले लीडर का दूसरे के साथ में ये टकराव होता है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा रीज़न हो जाता है। ओके, नंबर टू पे अगर आप देखोगे तो ये कि अब मेरे इस पार्टी में, जब किसी लीडर को ये पता हो कि मेरे इस पार्टी में प्रोग्रेस की कोई चांस नहीं है, यानी ऊपर तो भाई यही परिवार बैठा रहेगा। ये उन पार्टियों में होता है जहां पर कि सबसे टॉप लेवल पे जो नेता है उसने वो पार्टी बनाई हो और उसी परिवार का उस पर कब्जा हो, तो भी ये डिसहार्टन हो जाते हैं जो नीचे जितने भी इनके वर्कर हैं या फिर जो
नेता लोग हैं इनके में जो पोटेंशियल रखते हैं, उनको लगेगा कि भाई मैं तो कभी पहुंच ही नहीं सकता इस हाईएस्ट पेडिस्टल पे, क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल लें तो आम आदमी पार्टी में नोबडी एक्चुअली कुड इमेजिन दिल्ली के अंदर सीएम बनने का, क्योंकि केजरीवाल जी थे। बाकी पॉलिटिक्स से बना दे तो नहीं, अदरवाइज नॉर्मली वो सिर्फ एक ही लीडर को देखेंगे। चलो वहाँ तो क्रैक हो गया था। फिर अब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अंदर अगर आप देखेंगे यूपी में, तो सीएम की पोस्ट के लिए अखिलेश जी के अलावा किसी और के नाम की कभी सोच भी नहीं सकता भाई कोई इंसान, ठीक है। फिर राहुल गांधी जी तो पैदा ही सीधे प्रधानमंत्री बनने के लिए हुए हैं ये भी एक चीज़ है। देखो आज तक राहुल गांधी जी ने किसी भी सीएम पोस्ट के लिए कभी भी उम्मीदवारी नहीं रखी, मतलब वो बनना ही नहीं चाहते। जबकि अगर कहें तो छोटी पोस्ट पे पहले प्रैक्टिस कर लो, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप पीएम बनने के लिए सीधे थोड़ा ना, ये तो वही होगा गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, तो उन्होंने तो अपना कैंडिडेचर पहले ही रखा हुआ है कि मैं तो सीधे पीएम बनूंगा भाई। तो सबको पता है कांग्रेस में कि भाई किसी और का पीएम बनने का 0 चांस है, यही बनेंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये मत कहना भाई कि सोनिया गांधी बन सकती थी, नहीं बन सकती थी भाई, नहीं बन सकती थी। वो विदेशी महिला हैं, उनके बनने में हंड्रेड्स ऑफ चैलेंजेस हैं। जो ये बोलते हैं ना भाई सेक्रीफाइस किया, थोड़ा सोच लियो इस चीज़ को, सोच लेना चाहिए इस चीज़ को कि भाई वो नहीं बन सकती थी, नहीं बन सकती थी, क्योंकि उनकी जो मैम उसकी सिटीजनशिप है ना, उसमें बहुत पेच है, वो नहीं बन सकती थी। वो लिटरली वो ऑफिशियली वो बन ही नहीं सकती थी, तो इसलिए सुपर पीएम रही हैं वो, ठीक है। चलिए बात सिर्फ इतनी है कि किसी पार्टी के अंदर अगर नेता को ये पता हो कि मेरा जो है इसके बाद प्रमोशन हो ही नहीं सकता, वो एक बिग रीजन बन जाता है। और वो क्या है, एक और चीज़ होती है, जब आप किसी राजनीतिक परिवार के नीचे पार्टी में काम करते हैं, तो वो राजनीतिक परिवार आपसे बदतमीजी भी करेगा तो भी आपको हाँ करनी होती है। वो राजनीतिक परिवार आपके हिस्से की अपॉर्चुनिटी किसी और को उठा के दे देगा तो भी आपको हाँ करनी है। वो राजनीतिक परिवार जो सुप्रीम है उस पार्टी में, उसकी गलत हरकतें, गलत डिसीजन, गलत मतलब सोच को भी आपको हाँ करना पड़ेगा। ये जो मेंटल प्रेशर होता है ना, ये भी जो है वो पार्टी के टूटने का कारण बनता है। एक और चीज़ होती है, जैसे अगर कोई पार्टी के अंदर एक लाइन पकड़ ले, एक पार्टी अभी तक पॉलिटिकल पार्टी सही कर रही थी, लेकिन अचानक से वो एंटी नेशनल हो जाए, यानी कि विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते वो अचानक से अपने देश के खिलाफ ही बोलने लग जाए, तो भी क्या होगा, जो उस माइंडसेट के लोग नहीं, उस पार्टी को तो पसंद करते हैं, उस पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन उनकी सोच जो ये कहती है भाई ये तो एंटी नेशनल हो गया, इसके साथ साथ मेरी इमेज भी जाएगी। और दूसरा, मेरा माइंडसेट कहीं नहीं रहा कि मैं इनके साथ जो एंटी नेशनल नारे लगाऊं या मैं सेम बात बोलूं। ये भी एक कारण होता है कि वो अंतरात्मा सुन लेते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि एक होता है इंट्यूशन की, देखो देश की राजनीति में सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन जनता कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी या अपने देश की बुराई करने वालों को बहुत लंबे टाइम तक पसंद नहीं करते। पसंद तब तक करते हैं जब तक कि वो उसको एक हीरोइज्म तक रखते हैं, ठीक है, तब तक। अच्छा, इसी के साथ एक और रीजन आ जाता है, अगर कारिज्माटिक पर्सनैलिटी बोलते हैं उसको, चमत्कारिक जो व्यक्तित्व है, जैसे कभी इंदिरा गांधी जी का था, नेहरू जी का था, कुछ हद तक राजीव गांधी जी का था, अटल जी का था, और आज के टाइम में मोदी जी का है। भाई देखो, अच्छा लगे बुरा लगे पर ये सच है। कारिज्माटिक पर्सनैलिटी यानी कि एक नेता का ऑरा किसी भी पार्टी को बांधे रखता है। जैसे ही वो कारिज्माटिक पर्सनैलिटी गायब किसी भी कारण से, वो पार्टी के अंदर वो लगाव उसके मेंबर्स का कम होता है, उससे छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है शिवसेना। अभी एट प्रेजेंट, बाकी हिस्ट्री में और भी बहुत होंगे। शिवसेना में जब तक बाला साहेब ठाकरे जी थे, ठीक है, उनके रहते कभी भी शिवसेना में फूट पड़ने का चांस नहीं था। वो एक कारिस्माटिक पर्सनैलिटी थी, एकदम उनका ओरा था भाई, ओरा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्योर, बढ़िया, ये तो सोने जैसा आदमी, एकदम गोल्ड। तो उनके जाने के बाद ना शिवसेना के अंदर जो उनके बाद जो उनके सक्सेसर हुए, जैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच काफ़ी इस चीज़ को लेके कि कौन बनेगा इनके बाद उत्तराधिकारी, उस पर बहुत हुआ। फिर उद्धव ठाकरे ही बन गए और फिर वो बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो गए। फिर यही शिंदे जब, अच्छा सारी काम बिगड़ा यहाँ पे तब जब उद्धव ठाकरे ने क्या है, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। और जबकि बाला साहेब ठाकरे जी ने एक इंटरव्यू में और कई बार ये बोला है कि मैं अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा, कांग्रेस को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कभी, और ये चीज़ उल्टी पड़ गई। अब इस चीज़ से क्या है, बहुत सारे ऐसे नेता दुष्ट हो गए जो पार्टी के अंदर थे कि भाई ये कांग्रेस के साथ विलय कर गए, तो हमारी जो बेसिक जो एथिक्स है इस पार्टी के रूल्स है वो तो उसके खिलाफ हो गए। तो इससे क्या होता है, चांस बनता है छोटे छोटे ग्रुप क्रिएट होने का। इसीलिए बाद में जो शिवसेना है वो कई हिस्सों में बटी, और एट प्रेजेंट लड़ाई भी इसी चीज़ पे हो रही है, विचारधारा। और उसके बाद फिर जो आपका टॉप मोस्ट लेवल का जो नेता है जिसको होल्ड कर रहा है पूरी पार्टी को, उसका और उसके सबसे क्लोज नेताओं का बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया, संजय राउत जो है वो गाली दे रहे हैं पब्लिकली और माइक पे दे रहे हैं और कह रहे हैं काटना मत गाली, दूंगा।
तो भाई जो तुम्हारे बारे में अभी डाइसी था कि मैं तो छोड़ दूंगा कुछ और करूंगा, वो सोच रहा कच्चे मन का था, तुम्हारी गाली सुनने के बाद वो पक्के मन का हो जाएगा। मैं क्यों आऊँ इसके पास, मैं क्यों ज्वाइन करूँ वापस है, मैं दूसरे ग्रुप में नहीं जाऊँगा जहाँ मेरी इज्जत होगी। तो ये चीज़ ना बहुत एक मायने रखती है रियल लाइफ में। आदर्श वादर्श सब रखे रह जाते हैं, अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है तो नहीं पसंद करते लोग। तो ये जो है ये बेसिकली कारण। फिर चलिए बाह्य कारणों का भी देख लेते हैं, बाह्य कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जैसे भाई लालच, सत्ता में रहने का लालच। जब पता है कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अगले 20-30 साल कहीं नहीं जाएगी, यही सरकार बनाएगी, तो बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि भाई इसकी साइड ही आ जाओ, ठीक है। या फिर एक और कारण हो सकता है, जैसे भी किसी ने बहुत बड़े घोटाले कर रखे हो, जेल नहीं जाना तो सत्ता का पार्ट बन जाइए, बी फ्रेंडली विद द गवर्नमेंट साइड, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आप सिर्फ ऐसा नहीं सत्ता का पार्ट बनेंगे, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करेंगे आपको उसकी विचारधारा भी माननी पड़ेगी। अभी भारत के अंदर जो है राष्ट्रवाद से जो अपोजिट बोलता है उसको लोग पसंद नहीं करते, और जो देश के अंदर जो है किसी भी तरीके से मेजॉरिटी यानी हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या फिर हिंदुओं को ब्लेम करता है, उसकी भी पॉलिटिकल जो है लाइफ शॉर्ट हो गई है देश के अंदर। ये बात समझ लीजिए। मेजॉरिटी के आत्मसम्मान के लिए अब लोग आवाज़ उठाने लग गए हैं। पहले जैसे माइनॉरिटीज़ को पैम्पर करते थे, टेररिस्टों को राष्ट्रपति भवन बुला के हाथ मिलाते थे, उनको इफ्तारियां दी जाती थी, और पता नहीं और भी बहुत सारी जेड सिक्योरिटी भी दी जाती थी, हमारे देश का पैसा दिया जाता था, पाकिस्तान को कभी मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें ना, अगर आप इनका सपोर्ट करेंगे ना पॉलिटिकली, तो लोगों की नज़र में आप धीरे धीरे करके गिर जाएंगे। जब कोई हिंदू मरता है, ये देखो रियलिटी है, इसमें आप मानिए मेजॉरिटी को ये माना जाता है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है। आज के टाइम में मेजॉरिटी को सुनने वाले लोग हैं, और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर आप माइनॉरिटी के लिए हद से ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे, चाहे वो आपके साथ गलत ही करे, चाहे देश को बर्बाद कर रहे हो, जो भी ऐसी माइनॉरिटी के साथ सिंपैथी दिखाएंगे जो टेररिस्ट बनते हों, जो देश को खराब करते हों, जो सब्सिडीज को अननेसेसरी यूज़ करते हैं और सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, धरने लगाते हैं, शाहीन बाग जैसे एक्ट करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी का या पब्लिक का नुकसान करते हैं, उसको लोग एक लव जिहाद टाइप की चीज़ें जो करते हैं, उनको जो भी नेता सपोर्ट करता है आज के टाइम में पब्लिक उनको पसंद नहीं करती। और इसीलिए कारण भी यही है कि बीजेपी बार बार स्टेट्स में और सेंटर में गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक साइड ही, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक सेट हो गया दिमाग में कि भाई अगर हिंदुओं को सेफ रहना है तो यू हैव टू वोट, तो ये चीज़ भी बड़ी इफेक्ट करती है। सो दिस वॉज ऑल जो कि यू शुड नो एज अ आर्ग्यूमेंट कि पॉलिटिकली आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ब्रेक, ये तोड़ फोड़ ये क्यों आ रही है, ये सब चीज़ें। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और रीज़न है तो वो कमेंट्स में बताइएगा। मैं अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर मैंने कोशिश करी है कि मैं आर्ग्यूमेंट दूँ कि आज के समय में सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ, बड़ी पार्टियाँ, कोई भी, इनमें टूट क्यों हो रही है, और क्यों जो है इस तरह से छोटी पार्टियाँ बट के कई हिस्सों में या फिर वो बीजेपी में शामिल होने की होड़ हो रखी है। ये भी चीज़ है। तो आई होप आई हैव गिवन यू गुड आर्ग्यूमेंट्स एंड यू वुड बी एग्री। अगर डिसएग्री भी है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में लिख दीजिए। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। अच्छी लगी वीडियो, बुरी लगी तो बुरी लिख दो, कोई बात नहीं, आपको जो पसंद आए वो लिख दो, और अपना आर्ग्यूमेंट ज़रूर दीजिए कि आखिर क्यों हो रही है फूट ये पॉलिटिकल पार्टियों में। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।